स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित प्रश्न किए थे। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के आगे के प्रश्नों को करेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? ऑप्शन इसके दिए गए हैं, ए वॉरेन हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड कर्जन, सी विलियम बेंटिक या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड कैनी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक ने जो है 1829 में जो है सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी। विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई थी और इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी किसने? तो महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पर निभाई गई थी जो सामाजिक सुधार आंदोलन से संबंधित रहे राजा राम मोहन रॉय। उन्होंने जो है विलियम बेंटिक को इस प्रथा पर रोक लगाने के लिए जो है उन्होंने काफ़ी बातचीत की और उन्होंने प्रेरणा दी। उसके बाद ही जो विलियम बेंटिक था उसने आपकी सती प्रथा पर बैन लगाया। कहाँ? तो सबसे पहले बंगाल में यह बैन लगाया गया 1829 में। बाद में 1830 में बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी जो है सती प्रथा पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई थी। इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। तो देखिए यहाँ पर भी हम इसकी चर्चा करते हैं। राजा राम मोहन रॉय जैसे प्रबुद्ध भारतीय सुधारकों ने विलियम बेंटिक को इस प्रथा पर अवैध घोषित करने के लिए प्रेरणा दी। बहुत से समकालीन प्रगतिशील समाचार पत्रों ने इसका समर्थन किया और विलियम बेंटिक ने कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया। दिसंबर 1829 के नियम 17 द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया आरंभ में, लेकिन बाद में 1830 में जैसा कि अभी हमने आपको बताया यह नियम कहाँ? तो बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया था। तो हमें याद रखना है सती प्रथा पर बैन लगाया था आपके विलियम बेंटिक ने 1829 में। 1828 में वह यहाँ पर आया था। 1828 से 1835 तक हमें यह भी याद रखना है विलियम बेंटिक जो है आपके 1828 से लेकर 1835 तक यहाँ पर रहा था और उसने 1829 में जो है सती प्रथा पर बैन लगा दिया था। राजा राम मोहन रॉय जो है उन्होंने इसके लिए काफ़ी काम किया। सती प्रथा पर बैन लगवाने के लिए विलियम बेंटिक से उन्होंने ही बातचीत की और उसके बाद इस पर बैन लगा दिया गया 1829 में बंगाल प्रेसिडेंसी में। 1830 में जो है इसमें मद्रास और आपके बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी सती प्रथा पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी गई और इसे गैर कानूनी घोषित किया गया। अगला प्रश्न है, सती को गैर कानूनी किसने घोषित किया? ऑप्शन है आपके पास, ए वॉरेन हेस्टिंग्स, बी विलियम बेंटिक, सी कॉर्नवालिस, डी कर्जन या फिर ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी विलियम बेंटिक। हमने अभी चर्चा करी सती जो है बैन हो जाती है या गैर कानूनी घोषित किया जाता है सती को कब? 1829 में। 1829 में जब इसे घोषित किया जाता है उसके बाद में गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। और यदि हम याद रखें तो 1828 से 1835 तक जो है विलियम बेंटिक जो था वो यहाँ पर बंगाल का क्या था? वो था आपका गवर्नर जनरल। तो अगला प्रश्न देखते हैं अब। विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? ऑप्शन है इसके, ए 1825, बी 1827, सी 1829 या फिर ऑप्शन डी 1830। तो इस पर हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं। 1829 ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हिल असेंबली प्लान किसके द्वारा आदिवासी उन्नति के लिए किया गया था? ऑप्शन है, ए टी विल्किंसन, बी क्लीवलैंड, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर डी लॉर्ड मैकॉले। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लीवलैंड जो था उसने हिल असेंबली प्लान जो है आदिवासियों की उन्नति के लिए उसके द्वारा लाया गया था, जो कि यदि हम बात करें तो जो राजमहल वाला क्षेत्र आता है आपके पहाड़ी क्षेत्र में, वहाँ का ये कलेक्टर था ऑगस्टलैंड क्लीवलैंड। इसने आदिवासियों की उन्नति हेतु हिल असेंबली प्लान जो है इसके द्वारा लाया गया था और यहाँ पर न्यायिक शक्तियाँ भी दी गई। अब
यहाँ पर देखिए, यदि हम इसकी चर्चा करें आगे हिल असेंबली प्लान की, तो देखिए संथाल परगना के राजमहल क्षेत्र के प्रथम ब्रिटिश कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड द्वारा आदिवासियों की उन्नति हेतु हिल असेंबली प्लान क्रियान्वित किया गया था। इसके अंतर्गत आदिवासी मुखियों को सीमित न्यायिक शक्तियां भी सौंपी गईं और 1796 के रेगुलेशन एक्ट के द्वारा इस व्यवस्था को विनियमित करने का प्रयास भी किया गया था। तो हमें यहाँ पर याद रखना है, आपके लिए देखिए ये इम्पोर्टेंट भी है, हमें याद रखना है कि हिल असेंबली प्लान किसके लिए था, तो ये आदिवासियों के उत्थान के लिए था। किसके द्वारा लाया गया, तो ऑगस्टस क्लीवलैंड के द्वारा ये लाया गया था। ये 2 पॉइंट हैं जो हमें यहाँ पर ज़रूर याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया। ऑप्शन है आपके पास, ए 1764, बी 1789, सी 1858 और ऑप्शन डी 1868। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1789 में जो है बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था। ऑप्शन है आपके पास, ए अपहरण की नीति द्वारा, बी युद्ध द्वारा, सी सहायक संधि द्वारा या फिर ऑप्शन डी कुप्रशासन के कारण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी कुप्रशासन के कारण। लॉर्ड डलहौजी जो है वो कौन सी नीति काम में लेता था, तो ये काम में लेता था आपके डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की पॉलिसी, यानी कि आपकी एक प्रकार से आप इसे हड़प नीति भी कहते हैं। हड़प नीति काम में लेता था आपका लॉर्ड डलहौजी। अब इसने जब हम बात करते हैं तो देखिए इसने कई सारे प्रदेशों को धीरे धीरे इस नीति से अपने कब्जे में लिया। क्या होता था, इस नीति के 2 पहलू थे। पहला, यदि किसी राज्य के शासक का खुद का पुत्र नहीं है तो कोई गोद लिया हुआ पुत्र वहाँ शासक नहीं बन पाएगा, वो राज्य अंग्रेजों के अंडर कंट्रोल में चला जाएगा। और दूसरा, यदि किसी राज्य में कुप्रशासन हुआ तो वह राज्य भी अंग्रेजों के अंतर्गत चला जाएगा। इसके तहत क्या हुआ, 1856 में कुप्रशासन का या कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजों ने अवध को हड़प लिया और यही एक चिंगारी यहाँ भी भड़की जिसने 1857 की क्रांति करवाई। इसके अलावा यदि हम बात करें तो सबसे पहले 1848 में सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघात, उदयपुर, 1854 में झांसी, नागपुर, इनको और करौली को 1855 में जो है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स या फिर हड़प नीति के तहत अंग्रेजों ने अपने कंट्रोल में कर लिया था। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और लॉर्ड डलहौजी दोनों ही। अब यहाँ पर हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए लॉर्ड डलहौजी कब से कब तक इसका कार्यकाल है, 1848 से 1856। इसने अवध के नवाब कौन थे उस समय, वाजिद अली शाह आखिरी नवाब रहे अवध के, उन पर कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय कर लिया। अवध के अतिरिक्त डलहौजी के व्यपगत यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स सिद्धांत से अंतर्गत विलय किए गए प्रदेश कौन कौन से रहे, तो देखिए एक आपका रहा सतारा 1848, फिर जैतपुर एवं संभलपुर 1849, इसके बाद बघात 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1854, नागपुर 1854 और करौली 1855। तो देखिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि किस राज्य को कब हड़पा गया डलहौजी के द्वारा, ये आपको ज़रूर याद रखना है। कौन कौन से क्रम हैं, सबसे पहले कौन सा था, तो हमें याद रखना है सतारा, फिर जैतपुर, संभलपुर, फिर बघात, उदयपुर, ये सभी जो हैं हमें याद रखने हैं। इनका सीक्वेंस जो है आपको याद रखना है कि कौन कौन से कब किए गए थे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे अंत में जैसे कि यहाँ पर अवध को कुशासन का आरोप लगाकर 13 फरवरी 1856 को जो है कंट्रोल में ले लिया गया था, ये हमें ज़रूर याद रखना है। और इसी नीति के तहत क्या हुआ कि जब क्रांति होती है तो उसमें जो यहाँ के राजा थे भारत के, वो भी इसलिए शामिल हुए कहीं ना कहीं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि उनके राज्य उनके हाथों से छीने जा रहे थे। तो ये पॉइंट भी हमें यहाँ पर याद रखना है। जब क्रांति वाला चैप्टर हम करेंगे उसमें हम इस चीज़ की चर्चा काफ़ी डिटेल में इस पर डिस्कशन करेंगे और काफ़ी क्वेश्चंस को वहाँ पर
देखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? ऑप्शन है ए 1848, बी 1850, सी 1852 या फिर ऑप्शन डी 1853। तो देखिए यहाँ पर आपका सही उत्तर होगा कौन सा? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 1850। हमने यहाँ पर पहले ही बात की थी कि हमें याद रखना है कि कौन कौन से जो हैं आपके कब कब उनको विलय किया गया डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के द्वारा। तो देखिए सतारा 1848 सबसे पहले, जैतपुर संबलपुर 1849, बघात 1850, फिर उदयपुर 52 में, झांसी 1884, झांसी 1854, नागपुर 1854, करौली 1855 और अंत में जो है आपके कौन सा? तो अंत में आपका था अवध जो कि 1856 में। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? ऑप्शन है आपके पास ए सिंध, बी ग्वालियर, सी अवध, डी सतारा, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो देखिए यहाँ पर सही उत्तर है, जो ऑप्शन दिए गए हैं उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर जो है उसे नहीं मिलाया गया था अंग्रेजों द्वारा अपने क्षेत्र में। कब? तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के द्वारा उसे नहीं मिलाया गया था। और इसीलिए यदि आप देखेंगे तो जब क्रांति होती है 1857 की, तो ग्वालियर के जो सिंधिया थे उन्होंने किसका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया, गद्दारी की देश के साथ और झांसी की रानी के साथ। यही उसका एक प्रमुख कारण था। और यहाँ पर यदि हम बात करें तो सिंध जो है उसे 42 के आसपास कब्जे में लिया गया। फिर डलहौजी ने तो 1856 में जो है अवध का विलय किया, 48 में जो है सतारा का विलय कर लिया था। इनकी हम चर्चा कर चुके हैं। तो देखिए आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और यहाँ पर यदि हम इस प्रश्न की चर्चा करें तो देखिए ग्वालियर रियासत को अंग्रेजों द्वारा अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया गया। सिंध का विलय कब किया गया? तो सिंध का विलय जो है लॉर्ड एलनबरो ने 1842 से 44 में किया था। और फिर आगे लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में कुशासन के आरोप में अवध का विलय 1856 में एवं व्यवगत सिद्धांत के द्वारा सतारा का विलय 1848 में कर दिया गया था। ये हमने पूरा डिस्कशन किया। अगला प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ। ऑप्शन है ए 1853 में, बी 1854 में, सी 1855 में, डी 1856 में। तो देखिए अवध का विलय कब होता है? अवध का विलय होता है आपके 1856 में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। और कब? 1856 में। यदि एग्जैक्ट डेट की हम बात करते हैं तो ये होता है आपका 13 फरवरी को। 13 फरवरी 1856 को जो है अवध का विलय हो जाता है। किसमें? तो ब्रिटिश साम्राज्य में कुशासन के आरोप के चलते हुए। अगला प्रश्न है, विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि किसका पहले हुआ किसका बाद में। कौन कौन से राज्य दिए गए हैं? 1 सतारा, 2 झांसी, 3 बघात, 4 उदयपुर। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन यहाँ पर हमें करना है। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें, पहला आपको कौन सा दिया गया है? पहला दिया गया है सतारा। तो सतारा का विलय हुआ था 1848 में। फिर यदि हम बात करें झांसी की, तो झांसी 1854 में इसका विलय किया गया। बघात हमने बात की थी, बघात आपका 1850 में, बघात का विलय 1850। और उदयपुर बघात के जस्ट बाद 1852 में इसका विलय किया गया। तो देखिए पहले नंबर पर आपका सतारा आएगा, दूसरे नंबर पर यदि हम बात करें तो बघात आएगा, तीसरे नंबर पर आपका उदयपुर और चौथे पर झांसी। तो देखिए यहाँ पर कूट कौन सा सही बैठेगा? ऑप्शन दिए गए हैं ए 1 4 3 2, बी 3 1 2 4, सी 1 3 4 2 या फिर डी 2 4 1 3। तो देखिए यहाँ पर हमारा सही बैठता है आपका ऑप्शन नंबर। इनमें से यदि हम देखें तो देखिए यहाँ पर तो आपको
पहले सबसे पहला एक आएगा, फिर आपका बघात 1850 में हुआ था, फिर आपकी झांसी 1854 और उदयपुर 1852। तो देखिए यहाँ पर आपका इनमें से नहीं बैठता है, लेकिन आपका सही यहाँ पर बैठेगा कौन सा, 1 3 4 1, यहाँ पर हमारा सही बैठ रहा है 1, फिर आपका यदि बात करें 3, उसके बाद 4 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 1 3 4 2 इसका सही उत्तर यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? ऑप्शन दिए गए हैं, ए 1849 सतारा का विलय, बी 1848 पंजाब का विलय, सी 1856 अवध का विलय और डी 1855 झांसी का विलय। तो देखिए यहाँ पर आपका सही सुमेलित किया गया है कौन सा, ऑप्शन नंबर सी 1856 अवध का विलय। झांसी का विलय हम सभी जानते हैं 1854 में किया गया। फिर यदि हम बात करें सतारा का विलय, तो यह आपके 1848 में किया गया था। तो ये हमें याद रखने हैं, जो कि आपके डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी कि हड़प नीति से संबंधित हैं, इनको हमें याद रखना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजन एवं क्रियान्वित की? ऑप्शन है आपके पास, ए वेलेस्ली, बी हेस्टिंग्स, सी डलहौजी, डी क्लाइव। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी जो था उसने आपकी हड़प नीति या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है उसे यहाँ पर चालू किया था। यदि हम बात करें डलहौजी, तो ये कब से कब तक रहा, तो ये आपके 1848 से लेकर के और 1856 तक इसका शासनकाल यहाँ पर रहा था, जिसमें इसने 48 से लेकर 56 तक जो है राज्यों को इस नीति के तहत हड़पा था। जैसे सतारा को इसने 1848, जैतपुर संबलपुर 1849, बघात 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1854, नागपुर 1854, करौली 1855 और अंत में अवध 13 फरवरी 1856। इन सभी के नाम और डेट सीक्वेंस वाइज आपको जरूर याद रखनी है। तो इसका उत्तर था ऑप्शन नंबर सी, डलहौजी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया था? ऑप्शन है आपके पास, ए अवध, बी झांसी, सी नागपुर, डी सतारा। तो देखिए कुशासन का बहाना लेकर हटाया था आपके अवध के नवाब को, तो ऑप्शन नंबर ए अवध इसका सही उत्तर होगा। कब हटाया यदि हम इसकी बात करें, तो देखिए 13 फरवरी 1856 को। यहाँ पर हमें ईयर और डेट जरूर याद रखने हैं, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। झांसी 1854, नागपुर 1854, सतारा की यदि हम बात करें 1848 सबसे पहले फर्स्ट नागपुर, और लास्ट जो इस नीति से हड़पा था वो था आपका अवध। तो ये हमें यहाँ पर पॉइंट याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राजसी राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए। पहला झांसी, दूसरा संबलपुर, तीसरा सतारा। ऑप्शन दिए गए हैं, ए 1 2 3, बी 1 3 2, सी 3 2 1, डी 3 1 2। और ये देखिए ये भी आपका यूपीएससी प्रीलिम्स में भी सीक्वेंस पूछा जा चुका है, तो हमें याद रखना है, इन्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये। तो देखिए यदि हम बात करें तो झांसी आपकी 1854 में जाती है। फिर यदि हम बात करें आपके किसकी, तो यहाँ पर दिया गया है दूसरा संबलपुर। तो देखिए संबलपुर और जैतपुर 1849 में लिए गए, सतारा 1848 में। तो देखिए यहाँ पर पहला होगा आपका तीसरा, फिर आपके आएगा 2 और फिर 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 3 2 1 इसका यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ था? ऑप्शन है आपके पास, ए झांसी, बी सतारा, सी करौली और डी संबलपुर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी सतारा, जो कि हमने ऊपर भी आपको बताया। फर्स्ट था सतारा 1848 में, और अंतिम लास्ट की यदि हम बात करें तो लास्ट कौन था, तो लास्ट भी हमें याद रखना है, लास्ट था आपका अवध। फिर झांसी आपकी 1854 में, करौली की यदि हम बात करें तो करौली 1855 में, संबलपुर और जैतपुर 1849 में। इन सभी का टाइम पीरियड हमें और क्रम सीक्वेंस जो है ज़रूर याद रखना है।
अगला प्रश्न देखते हैं। डलहौजी की व्यवगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय किया गया प्रथम राज्य कौन सा था? ऑप्शन है ए जैतपुर, बी संबलपुर, सी झांसी और डी सतारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सतारा। कब? 1848। देखिए जितनी बार इससे संबंधित प्रश्न दिए जा रहे हैं मैं आपको एक एक करके सभी ऑप्शंस में उनका टाइम पीरियड जरूर बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद रखना। संबलपुर 1849, जैतपुर और संबलपुर एक साथ ही किए गए 1849, झांसी 1854 में। तो ये आपको सीक्वेंस और इनका टाइम पीरियड जरूर याद रखना है। अगला प्रश्न है, जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? ऑप्शन है आपके पास ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी लॉर्ड नॉर्थ और डी लॉर्ड कर्जन। तो देखिए ये आपको इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी जो था उसका वास्तविक नाम था जेम्स एंड्रूज रैमजे। ये उसका वास्तविक नाम था जो कि हमें याद रखना है। तो देखिए और इसका जो टाइम पीरियड था वो कब से कब तक रहा? तो इसका टाइम पीरियड रहा आपके 1848 से लेकर के 1856 तक, और इसके ही द्वारा किए गए ज़्यादातर काम थे जिसकी वजह से भारत में 1857 का स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। यहाँ पर यदि हम बात करें तो देखिए 1848 में लॉर्ड डलहौजी, जिसे अर्ल ऑफ डलहौजी भी कहा जाता है, गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। उसका वास्तविक नाम जेम्स एंड्रूज ब्राउन रैमजे था। तो ये हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ। ऑप्शन है ए लॉर्ड एलन बरो के समय, बी लॉर्ड हार्डिंग के समय, सी लॉर्ड ऑकलैंड के समय या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड एमहर्स्ट के समय। तो देखिए सिंध विजय जो है वो लॉर्ड एलन बरो के समय हुई थी। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड एलन बरो इसका सही उत्तर है। अब देखिए इसके पीछे की कहानी क्या थी। अंग्रेजों ने जो है अफगानिस्तान पर हमला किया, और अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जिसे आज तक कोई नहीं जीत पाया। ना रशिया जीता, ना वहाँ पर अमेरिका जीता, ना ही ब्रिटिश जीते। सभी को वहाँ पर मुँह की खानी पड़ी है हमेशा ही। तो होता क्या है, जब अंग्रेज हमला करते हैं किस पर, तो अंग्रेज हमला कर देते हैं आपके किस पर, अफगानिस्तान पर। जब वो अफगानिस्तान पर हमला करते हैं, पहला जो युद्ध होता है उसमें, तो अंग्रेज़ों को बुरी तरीके से वहाँ पर उनका कत्लेआम कर दिया जाता है अंग्रेज़ों को वहाँ से भागना पड़ता है। अंग्रेज़ों की बहुत बड़ी एक बेइज्जती होती है। अब यहाँ पर कहावत फिट बैठ जाती है कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब उनसे कुछ नहीं बना तो उन्होंने अफगानिस्तान के बदले में सिंध पर हमला कर दिया ज़बरदस्ती, और सिंध पर कब्जा कर लिया, ये अपनी फेस सेविंग करने के लिए कि हाँ हमने जो है बचा लिया है अपने आप को और हम एक युद्ध जीते हैं। ये इसके पीछे की कहानी थी यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें, गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड एलन बरो के काल 1842 से 1844 के दौरान अगस्त 1843 में चार्ल्स नेपियर ने सिंध को पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। यह प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था। तो देखिए यहाँ पर होता क्या है कि अंग्रेज जो थे वो जीत तो पाए नहीं वहाँ पर, तो उन्होंने क्या किया, जब अफगानिस्तान में मुंह की खानी पड़ी तो अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने ज़बरदस्ती सिंध पर हमला किया। किसने हमला किया? चार्ल्स नेपियर ने। उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड एलन बरो था, जिसका कार्यकाल हमें याद रखना है 1842 से 1844, और 1843 में जो है सिंध को पूर्ण रूप से मिला लिया गया। इस पर एक काफ़ी फेमस स्टेटमेंट भी है। अगला प्रश्न है, किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण यानी कि एनेक्सेशन किया? ऑप्शन है आपके पास ए वेलिंगटन, बी स्लीमेन, सी नेपियर, डी लॉरेंस या फिर ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी नेपियर। स्लीमेन की यदि हम बात करें तो ये किससे संबंधित था? तो ये ठगों का जो है इसने उन्मूलन किया था, या ठगों का दमन जो है स्लीमेन, कैप्टन स्लीमेन के द्वारा किया गया था, ठगों का दमन। ये भी हमने बात की थी लास्ट क्लास में ही, तो ये भी हमें याद रखना है। और चार्ल्स नेपियर जो था उसने सिंध का पूर्ण रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया था, या उस पर कब्जा यानी कि एनेक्सेशन कर लिया था। कब किया? तो यह किया था आपके
1843 में। तो यह भी हमें याद रखना है, कब? 1843 में। अगला प्रश्न है, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया। ऑप्शन दिए गए हैं, ए 1843 में, बी 1845 में, सी 1849 में और डी 1854 में। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए 1843 में। और ये सब कब हुआ? तो ये सब हुआ था आपके, जब क्या चल रहा था? जब आपका चल रहा था फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर, जब यहाँ पर जारी था, उसका ही ये एक परिणाम था। तो ये भी हमें यहाँ पर याद रखना है। तो हमने बात करी थी सिंध विजय के बारे में, जो कि 1843 में चार्ल्स नेपियर के द्वारा की गई, जब फर्स्ट एंग्लो अफगान वार यानी कि पहला आंग्ल अफगान युद्ध हुआ, उससे संबंधित है, जिसकी हमने आपको पूरी कहानी भी अभी बताई। अब अगला प्रश्न देखते हैं। सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? ऑप्शन है इसके, ए लॉर्ड हेस्टिंग्स, बी लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी लॉर्ड डलहौजी, डी लॉर्ड ऑकलैंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी जो था उसने सिक्किम का भारत में विलय किया था। और यदि हम इसकी बात करें तो देखिए, सिक्किम नेपाल इनके साथ कहीं ना कहीं जो है बात चल रही थी, और सिक्किम तो पूर्ण रूप से जो है आज़ादी के बाद, जब सन 1975 में जो है यहाँ पर विलय किया गया सिक्किम का, किसमें? तो सिक्किम का विलय भारत में हुआ, जब वो आधिकारिक रूप से भारत का एक राज्य बना। उससे पहले जो है 1817 में जो है एक संधि होती है, और उसके तहत लॉर्ड हेस्टिंग्स जो था उसने नेपाल से कुछ क्षेत्र सिक्किम को वापस दिया। इसके अलावा फिर 1850 में यदि हम बात करें तो सिक्किम से दार्जिलिंग और कुछ भाग जो है लॉर्ड डलहौजी ने भारत में मिला लिया था, जो कि सिक्किम का आंशिक विलय माना जाता है। फिर पूर्ण रूप से यदि हम विलय की बात करें तो वह 1975 में इंदिरा गांधी के समय पर सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा यहाँ पर दिया गया था। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करते हैं सिक्किम के भारत में विलय को लेकर, तो देखिए सिक्किम का भारत के साथ अंतर संबंध विगत इतिहास में हम 3 अवसरों पर देखते हैं। पहला है 10 अक्टूबर 1817 को लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में। इस तिथि को सिक्किम और ब्रिटिश भारत के साथ तितल्या की संधि हुई थी। तो देखिए कौन सी संधि? सिक्किम और भारत में तितल्या की संधि। इसमें नेपाल से कुछ क्षेत्र सिक्किम को वापस मिलने का उल्लेख है, किंतु सिक्किम के किसी भी क्षेत्र का ब्रिटिश भारत में मिलाने का कोई उल्लेख हमें नहीं मिलता है। फिर दूसरा है 1850 में सिक्किम के दार्जिलिंग और तराई का कुछ भाग लॉर्ड डलहौजी के काल में ब्रिटिश भारत में मिलाया गया, और यह सिक्किम का आंशिक विलय है। फिर 1975 में सिक्किम का पूर्ण विलय स्वतंत्र भारत में हो गया था, जो कि इंदिरा गांधी के समय हुआ था। तो देखिए यहाँ पर हमें याद रखना है कि 3 ऐसे हमें इंसिडेंट मिलते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि किस प्रकार से जो है किया जाता है सिक्किम का विलय भारत में। जब पहली बार लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय हमें एक संधि का जिक्र मिलता है, तितल्या की संधि, जिसमें क्या होता है कि नेपाल का कुछ भाग सिक्किम को दिए जाने का उल्लेख मिलता है, लेकिन भारत में कोई भी सिक्किम का भाग दिया गया ऐसा उल्लेख नहीं मिलता। दूसरा 1850 में लॉर्ड डलहौजी के समय सिक्किम के दार्जिलिंग और तराई का कुछ भाग ब्रिटिश इंडिया में शामिल किया गया, इसकी हमें वहाँ पर जानकारी मिलती है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि लॉर्ड डलहौजी के समय जो है सिक्किम का आंशिक विलय किया गया, और पूर्ण विलय 1975 में इंदिरा गांधी के समय पर किया गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? इसके ऑप्शन दिए गए हैं, ए जेम्स आउटन, बी W.S. स्लीमैन, सी बिपश आर हैबर, डी जनरल लो। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए जेम्स आउटरम जो है, जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किया गया तो वह अवध का रेजिडेंट हुआ करता था। और ये बात है आपके 1856 की, जब 1856 में जो है
ब्रिटिश ने विलय किया अवध का, जो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स नीति में कहा गया कि यहाँ पर कुशासन है, कुशासन का आरोप लगाकर अवध को मिलाया गया था। और इसकी रिपोर्ट जो है वो आउटरम जो था, जेम्स आउटरम, इसने ही इसकी रिपोर्ट दी थी कि यहाँ पर जो है तथाकथित एक रिपोर्ट थी जिसमें कहा गया कि यहाँ पर काफ़ी कुशासन है, जो नवाब है वो अवध के शासन को सही से नहीं चला पा रहा है, अतः हमें इसका विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लेना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें, यहाँ पर भी विस्तार में चर्चा की गई है कि 1854 में स्लीमेन के स्थान पर जेम्स आउटरम को अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट बनाया गया। उसने कहा कि अवध का प्रशासन बहुत दूषित है तथा जनता की अवस्था बहुत शोचनीय है। आउटरम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया गया और अवध पर कब्जा या फिर उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था। 1857 के विद्रोह के समय लखनऊ में ब्रिटिश रेजिडेंट कौन था? हेनरी लॉरेंस था, जिसकी वहाँ पर हत्या भी जो है विद्रोहियों द्वारा कर दी गई थी। तो देखिए दो इम्पोर्टेंट जब चीज़ें हुई उन समय पर कौन कौन वहाँ पर ब्रिटिश के रेजिडेंट थे अवध यानी कि लखनऊ में, तो कौन थे? तो देखिए जब इसका डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत 1856 में विलय किया जाता है अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में, तो उस समय पर इस ब्रिटिश रेजिडेंट कौन थे? तो वो थे आपके जेम्स आउटरम, जिसने जैसा कि हमने आपको बताया कि एक रिपोर्ट दी और उस रिपोर्ट में उसने लिखा कि अवध का प्रशासन बहुत ही दूषित है, बहुत खराब स्थिति है, जनता की स्थिति यहाँ पर बहुत ही दयनीय हो चुकी है, तो तुरंत प्रभाव से ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किया जाना चाहिए। डलहौजी ने इसी रिपोर्ट को आधार बनाया और ज़बरदस्ती अवध का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में कर लिया। उसके बाद में जब 1857 की क्रांति होती है तो हेनरी लॉरेंस जो है वो अवध का उस समय पर रेजिडेंट था और उसकी हत्या जो है विद्रोहियों द्वारा कर दी जाती है। ये फैक्ट भी हमें यहाँ पर याद रखना है अवध से संबंधित। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई? ऑप्शन है आपके पास, ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कर्जन, सी लॉर्ड वेलेस्ली और या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड लिक्टन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी के ही काल में भारत में फर्स्ट रेलवे लाइन, प्रथम रेलवे लाइन बिछाई गई थी। कहाँ से कहाँ? तो बम्बई से थाने के बीच। तो यह भी हमें याद रखना है, प्रथम रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ चली? तो यह आपकी चली थी बॉम्बे से थाने के बीच। और यदि हम बात करें तो देखिए प्रमुख कारण उस समय क्या था रेलवे लाइन का विस्तार करने का? तो देखिए कहीं भी ऐसा नहीं था कि यहाँ पर यात्रा को सुगम बनाना था। इसका प्रमुख कारण यह था कि ट्रांसपोर्टेशन करना था। गांव से जो रॉ मटेरियल है उसे कैसे पोर्ट्स जो हैं तटों पर लाया जाए, वहाँ से उस माल को, रॉ मटेरियल को, कच्चे माल को पानी के जहाज़ों में लाद करके ब्रिटेन ले जाया जाए, वहाँ पर उसी माल से कपड़े आदि चीज़ें बनाई जाए, उन्हें वापस लाकर यहाँ पर बेचा जाए। ये इसके रेलवे के जो, यदि आप देखेंगे निर्माण के पीछे की पूरी भूमिका या फिर पूरा एक स्ट्रेटेजी यह थी। इसे अंग्रेज़ों ने काफ़ी अच्छे से अपनाया भी, लेकिन बाद में इसी रेलवे और जो जो चीज़ें अंग्रेज़ों ने अपने फ़ायदे के लिए की, उन्हीं का कहीं ना कहीं हमने यूज़ किया उनको अपने देश से बाहर निकालने के लिए। और ये यदि हम बात करें तो बॉम्बे टू ठाणे जो है ये आपकी 1853 में यह रेल चली थी लॉर्ड डलहौजी के शासन काल में। अब देखिए यहाँ भी यदि हम चर्चा करें तो भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। प्रथम रेलवे लाइन 1853 में बम्बई से थाने के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, वैसे बहुत ही कॉमन है, सभी लोगों को लगभग यह फैक्ट पता होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ? ऑप्शन है आपके पास, ए हावड़ा और श्रीरामपुर, बी बम्बई और ठाणे, सी मद्रास और गुंटूर, डी दिल्ली और आगरा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे और ठाणे के बीच। कब? तो 1853। किसके समय? तो आपके डलहौजी के समय। तो यह भी हमें यहाँ पर याद रखना है, किसके समय? लॉर्ड डलहौजी के समय जो है रेलवे लाइन जो है पहली बार इंडिया में बिछाई गई। तो यह भी हमें यहाँ पर याद रखना है, जिसके पीछे का उद्देश्य क्या था वह हमने अभी आपको बताया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई? ऑप्शन दिए गए हैं, ए 1853,
बी 1850, सी 1840, डी 1890। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 1853। कहाँ से कहाँ तक चली तो देखिए वो भी हमें याद रखना है। तो ये चलती है आपके बॉम्बे से थाने के बीच। और किसके समय में चली तो यह भी हमें याद रखना है। तो ये आपके लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चली पहली रेल। और यदि हम वैसे भी याद रखें तो देखिए 1853 में तो रेल चली और 1848 से लेकर के 1856 तक जो है लॉर्ड डलहौजी का यहाँ पर समय रहा था। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? ऑप्शन है आपके पास ए ईस्टर्न रेलवे, बी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे, सी मद्रास रेलवे और डी अवध त्रिहुत रेलवे। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट और काफ़ी डीप फैक्ट यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए पूछा गया है कि किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की थी। ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ईस्टर्न रेलवे, ग्रेट इंडियन पेनिनसुलन रेलवे, सी मद्रास रेलवे और या फिर डी आपका अवध त्रिहुत रेलवे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे जो है वो पहली कंपनी थी जिसने भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की। इसे जो है ये आपको उत्तर में ईस्टर्न रेलवे भी रख सकता है, लेकिन हमें याद रखना है कि जो पहली बार 1853 में मुंबई टू ठाणे जो रेल चली थी वो किस कंपनी ने चालू की तो वो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी जो थी उसके द्वारा प्रारंभ की गई रेल थी। तो ये यहाँ पर हमें याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। ऑप्शन है आपके पास ए डफरिन के समय, बी डलहौजी के समय, सी लिट्टन के समय या फिर डी कर्जन के समय। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर ए डफरिन के समय। अब यदि हम इसकी बात करें तो देखिए डफरिन का जो समय था ये वही वायसराय है जिसके समय पर कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। और 1885 में ही थर्ड एंग्लो बर्मा वॉर यानी कि म्यांमार से युद्ध हुआ, यानी कि तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध होता है। और फिर 86 में क्या होता है, 1886 में पूरे बर्मा को ब्रिटिश इंडिया में मिला दिया जाता है, जो कि आपको लास्ट एक राज्य क्षेत्र विस्तार यहाँ पर देखने को मिलता है। किसका तो ब्रिटेन का। तो देखिए यहाँ पर भी हम इसकी चर्चा कर लेते हैं। 1885 में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध यानी कि थर्ड एंग्लो बर्मा वॉर हुआ और 1 जनवरी 1886 को संपूर्ण बर्मा को ब्रिटिश भारत में मिला दिया गया, जो ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार था। इस समय वायसरॉय कौन थे तो वो थे आपके लॉर्ड डफरिन। तो ये भी आपको याद रखना है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि लास्ट विस्तार कहाँ किया गया तो वह आपका बर्मा पे किया गया। 1885 में युद्ध हुआ और 1886 में जो है बर्मा को ब्रिटिश इंडिया में मिला दिया गया। अगला प्रश्न है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 55 के दौरान स्वरूप देने वाले थे। ऑप्शन है यहाँ पर ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन सी दिया गया है जॉर्ज ऑकलैंड या फिर ऑप्शन डी वॉरेन हेस्टिंग्स। तो देखिए यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो एक सबसे बड़ी हिंट दी गई है 1845 से 55। तो ये शासनकाल रहा आपके किसका, लॉर्ड डलहौजी का। ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डलहौजी इसका सही उत्तर होगा। और देखिए डलहौजी वह व्यक्ति था जिसने काफ़ी सैन्य कार्य यहाँ पर किए। इसने अलग से सार्वजनिक निर्माण विभाग यानी कि PWD की स्थापना करी। तो यह भी हमें यहाँ पर याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, डलहौजी से पूर्व सार्वजनिक निर्माण का कार्य एक सैनिक बोर्ड पर था। इसके कार्यकाल में पहली बार एक अलग सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की गई और सार्वजनिक उपयोग के कार्य के लिए बहुत सा धन व्यय किया जाने लगा। तो हमें याद रखना है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना भारत में जो है लॉर्ड डलहौजी के समय की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया। ऑप्शन है आपके पास ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड कैनिंग, सी सर हेनरी हार्डिंग, ऑप्शन डी लॉर्ड लॉरेंस। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग के समय जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम यानी कि
आपका विडो रीमैरिज एक्ट जो है उसे क्रियान्वित किया गया था। और इसके लिए किसने मेहनत की, किसका नाम आता है विधवा पुनर्विवाह में, तो हमें याद रखना है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे उन्होंने 1856 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा जो है क्या किया गया, 1856 में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू कर दिया गया था। तो और इसके तहत विधवा विवाह जो था उसे लीगल यानी कि वैध मान्यता दी गई। यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो देखिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो कि हमने अभी आपको बताया, उनके अथक प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग जो थे उनके समय, तो देखिए इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा, 1856 से 1862। इनके समय में जो है 26 जुलाई 1856 को विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 अनियमित हुआ। इस अधिनियम को लॉर्ड डलहौजी के समय प्रारूपित और प्रस्तुत किया गया था। इस अधिनियम के नियम 15 के तहत विधवा विवाह को वैध मान लिया गया और इस विवाह से उत्पन्न हुए बालक वैध घोषित किए गए। तो हमें याद रखना है 1856 में आपका विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया, यानी कि विडो रीमैरिज एक्ट, जो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर की मेहनत के द्वारा लाया गया। लॉर्ड कैनिंग उस समय थे जिन्होंने इसको यहाँ पर सहमति दी और इसका प्रारूप पेश किया गया था लॉर्ड डलहौजी के समय। ये भी हमें यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। यानी कि यहाँ पर बात की गई है किसकी, क्वींस प्रोक्लेमेशन की। यहाँ पर बात की गई है क्वींस प्रोक्लेमेशन की। तो ऑप्शन दिए गए हैं, किसने पढ़कर सुनाया, ए लॉर्ड विलियम बेंटिक ने, बी लॉर्ड कैनिंग ने, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है लॉर्ड बर्नहम ने, या फिर ऑप्शन डी सर हरकोर्ट बटलर ने। इसका सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग जो थे उन्होंने 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। यानी कि क्वींस प्रोक्लेमेशन जो है वह कहाँ सुनाया गया, इलाहाबाद में, और किसके द्वारा, तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। यदि आप यहाँ पर चर्चा करें तो देखिए लॉर्ड कैनिंग के समय पर ही 1857 की क्रांति हुई, जिसके बाद महारानी ने एक उद्घोषणा करी 1 नवंबर 1858 को, जो कि इलाहाबाद दरबार जब हुआ तो जो फर्स्ट वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, उनके द्वारा इसकी घोषणा वहाँ पर की गई थी, पढ़कर यह सुनाया गया था, जिसमें कई सारे पॉइंट थे कि अब भारतीयों के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, राजाओं के राज्य नहीं छीने जाएंगे, जो छीने गए थे उन्हें लौटा दिया जाएगा, राजाओं के साथ भी बराबरी का व्यवहार किया जाएगा। इस प्रकार की बड़ी बड़ी बातें इसमें की गई थी। तो देखिए यहाँ पर यदि हम चर्चा करें तो 1857 की महान क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम था महारानी की उद्घोषणा। यह उद्घोषणा 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में हुए दरबार में भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग द्वारा उद्घोषित की गई। तो हमें याद रखना है क्वींस प्रोक्लेमेशन जो है उसे किसने पढ़कर सुनाया था, तो उसे पढ़कर सुनाया था आपके लॉर्ड कैनिंग ने। कहाँ से, इलाहाबाद दरबार से, और वे ही भारत के प्रथम वायसराय थे और इन्हीं के समय जो है 1857 की क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था। ऑप्शन है आपके पास, ए लॉर्ड क्लाइव, बी लॉर्ड कॉर्नवालिस, सी लॉर्ड कैनिंग, या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कैनिंग जो थे वे भारत के पहले वायसराय थे। अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने, कहाँ से, ये पूछा गया है। ऑप्शन है आपके पास, ए इलाहाबाद में, बी कलकत्ता में, सी बम्बई में, या फिर डी मद्रास में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद में, जिसकी हमने चर्चा की थी। अगला प्रश्न है, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया था। ऑप्शन है आपके पास, ए 1858 के भारत सरकार के अधिनियम से, बी लॉर्ड कैनिंग ने, सी 1860 में सनद के जारी किए जाने से, या फिर डी 1858 की सामग्री घोषणा ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1858 की सामग्रिक जो घोषणा की गई, यानी कि क्वींस प्रोक्लेमेशन की यहाँ पर बात की गई है। तो देखिए हमें याद रखना है यहाँ पर किसकी बात की गई है, यहाँ पर
क्वींस प्रोक्लेमेशन की यहाँ पर बात की गई है, यानी कि जो महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा थी उसकी यहाँ पर बात की गई है। तो देखिए क्या होता है, 1857 की जो क्रांति हुई उसमें एक प्रमुख कारण यह भी था कि राजा महाराजाओं से जो है उनकी जो राज्य था वह छीन लिया जाता था इस चीज़ पर कि उनकी कोई संतान नहीं है और वो किसी को गोद लेकर के अपना उत्तराधिकारी नहीं बना सकते। तो यह भी एक बहुत ही उस क्रांति को भड़काने वाला कारण था। इसे जो है जब आप महारानी की उद्घोषणा होती है 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में, लॉर्ड कैनिंग उसे पढ़कर सुनाते हैं। उसमें यह कहा गया था, जो 2-3 पॉइंट हमने आपको बताए, कि एक तो किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा, राजाओं को बराबरी का स्थान दिया जाएगा और जो राजा महाराजा थे उनके राज्य को वापस दे दिया जाएगा। जिस किसी भी व्यक्ति को वे गोद लेना चाहते हैं उसे गोद लेकर के वो अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया। ऑप्शन है आपके पास, ए 1858 में, बी 1876 में, सी 1877 में, या फिर ऑप्शन डी 1885 में। तो देखिए यहाँ पर यदि हम बात करें, इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर 1858 आपको लग सकता है, लेकिन यदि हम बात करें तो रॉयल टाइटल्स एक्ट आया था 1876 में। याद रखना है हमें किससे, तो देखिए रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876 के द्वारा ऐसा घोषित किया गया था। तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, जिसके तहत 1877 में जब दिल्ली दरबार लगा तो क्वीन विक्टोरिया को यहाँ की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। तो आइए यहाँ पर यदि हम इसकी चर्चा करें तो देखिए, राजसी उपाधि अधिनियम यानी कि रॉयल टाइटल्स एक्ट जिसकी हमने अभी बात करी, उसको ब्रिटिश संसद द्वारा 1876 में पारित किया गया। इस अधिनियम के तहत महारानी विक्टोरिया को 1 जनवरी 1877 को दिल्ली दरबार में भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। इसी प्रकार जो किंग एडवर्ड था, एडवर्ड 7th, उसको 1903 में, तथा जॉर्ज पंचम जो था उसको 1911 में भारत का सम्राट घोषित किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो हमें याद रखने हैं कि भारत की साम्राज्ञी जो है कब नियुक्त किया गया विक्टोरिया को, 1877 में, रॉयल टाइटल एक्ट 1876 के तहत। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। इससे आगे के जो प्रश्न हैं वो हम अब इससे अगली क्लास में करेंगे, गवर्नर जनरल और वायसराय से संबंधित।